पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान फ़ज़ाइया की बर्तरी उसका इकरार आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ और ये इकरार किया वहाँ के अटॉर्नी जनरल ने जब राफेल डील के हवाले से केस की समाअत हो रही थी और बाकायदा वहाँ पे बताया गया कि हमें राफेल तैयारे किस लिए चाहिए और उस पर लाइन बड़ी प्यारी है कि विदाउट राफेल हाउ कैन वी रेजिस्ट देम। राफेल तैयारों के बगैर हम उनका मुकाबला यानी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी चीज़ का इकरार अपनी फ़ज़ाई शिकस्त का इकरार नरेंद्र मोदी ने किया था, इस पर भी बात करेंगे। और इससे रिलेटेड नाज़रीन एक बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान की सिविलियन आबादी, पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात पे हमले होते रहे। हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि APS में जो मासूम बच्चे शहीद कर दिए गए थे उसके पीछे भी भारत का हाथ था। GHQ का हमला उठा लें, परेड लेन का हमला उठा लें, ISI के दफातर पे हमले उठा लें, मुख्तलिफ मेहरान बेस का हमला जिसका कि कुलभूषण यादव ने भी इकरार किया, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो पाकिस्तान इन सब पे सब्र, तहम्मुल का और इंतहाई मैच्योरिटी का इजहार करता रहा। यही मैच्योरिटी हमने दिखाई जब इंडियन सबमरीन हमने लॉक कर लिया और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से सवाल भी उठा कि जनाब ये हमने लॉक कर लिया था तो ये किसका फ़ैसला था कि एक होस्टाइल सबमरीन जो कि इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूक्लियर कैपेबल भी है उसको हमने जाने दिया। इसी से रिलेटेड नाजरीन सवालात थे और क्या वाकई जंग का ख़तरा टल गया। जो पार्लिमान में आज हमने सीन्स देखे तो उससे अंदाज़ा यही हो रहा है कि चलो जंग का ख़तरा टल गया तो वापस अपने इंटरनल मामलात पे आ जाए। क्या वाकई ही ऐसा है, इस पर बात करेंगे। मैं अपने पैनल्स का आपसे तारुफ करवा इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और आज जब ये स्टूडियो में आए तो मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। इन्होंने कहा कि कुछ फ़याज़ुल हसन चौहान का जो वज़ीर आज़म साहब ने फ़ैसला लिया वो इंतहाई अच्छा फ़ैसला और पाकिस्तान का एक मैच्योर रियासत का इमेज दिया, एक टॉलरेंट रियासत का इमेज दिया, एक ऐसी रियासत जो कि अपनी माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखती है। और इसका जब कंपैरिजन आप इंडिया से करें तो वहाँ मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, सिख बरादरी के साथ हो रहा है और हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट में वहाँ पे ना ज्यूज़ ना पारसीज उनके लिए कोई जगह है, तो ये इतना अच्छा मैसेज दिया। लेकिन उससे रिलेटेड एक और सवाल भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसका मिनिस्टर अभी तक कोई नहीं है। क्या वजह है इसकी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए फ़खरुर रहमान साहब, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लीगल अफेयर्स के, डिफेंस के और फॉरेन अफेयर्स के। और कुछ ही देर में हमें मलिक अहमद ख़ान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ज्वाइन करें, बल्कि ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक अहमद ख़ान साहब ज्वाइन करने का। नाज़रीन, आज जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील की केस चल रहा था और उसमें बाकायदा तौर पे वहाँ पे इकरार हुआ कि जनाब हम पाकिस्तान को विदाउट राफेल हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और इसी अपनी शिकस्त का इकरार नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म ने भी अब से चंद दिन पहले किया था जब उनके दो जहाज़ MiG-21 और SU-30 हमारे JF-17 ने मार गिराए थे। किन अल्फाज में हाय राफेल कर रहे थे नरेंद्र मोदी, आइए सुनते हैं। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। राफेल पर पहले स्वार्थ नीति उसके कारण और अब राजनीति के कारण देश का बहुत नुकसान हुआ है। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये अपनी शिकस्त का इकरार तो उन्होंने कर लिया, लेकिन हमारा आज प्रोग्राम में सवाल इस हवाले से ये कि जो आर्गूमेंट भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दिए गए वो ये थे कि जनाब जिन दस्तावेज़ात की बेसिस पे ये केस फाइल किया गया है वो दस्तावेज़ात इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से चोरी किए गए और क्या चोरी किए गए दस्तावेज़ात पे केस चल सकता है। अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च इसकी नेक्स्ट तारीख रखी है। तो सवाल इससे रिलेटेड ये कि पनामा पेपर्स वो भी स्टोलन डॉक्यूमेंट्स पे थे और उस पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट मौजूद है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रेसिडेंट दिए थे JIT बनाने के लिए तो उसमें इंडियन लीगल जूरिस्प्रूडेंस के भी हवाले दिए थे। मलिक अहमद ख़ान साहब, आप क्योंकि वकील भी हैं, आप ही से इस गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। स्टोलन डॉक्यूमेंट, राफेल डील और मोदी हाय राफेल वहाँ पे इनका अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, चोरी किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको नहीं आगे चलना चाहिए। आपके ख्याल में ये केस लीगली आगे चलेगा उन स्टोलन डॉक्यूमेंट्स पे या नहीं चलेगा या नहीं चलना चाहिए? अर्शद, टू बी ऑनेस्ट ये मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि वो डॉक्यूमेंट्स उस प्रोसेस ऑफ लॉ में एडमिसिबल हैं कि नहीं हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स जो जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि स्टोलन डॉक्यूमेंट्स हैं और वो अगर केस पे इफ़ेक्ट इस तरह से करते हैं कि उनकी एडमिसिबिलिटी का सवाल उठता है एज एविडेंस,
तो सुप्रीम कोर्ट तो क्योंकि फाइनल कोर्ट है और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में है, जैसे हम यहाँ 184 में करते हैं, वो 234 उनके आइन का आर्टिकल है जिसमें वो करते हैं, तो फिर ये तफसील के साथ कोर्ट देखेगी और इस पर अपना फैसला करेगी। बारकैफ ये मामला के राफेल के साथ उनका जो पॉलिटिकली मोदी का जो उस दिन लहजा था कि पहले सियासी बुनियाद पर मुझे ये डील करते वक्त करप्शन का शोर मचा, मकसद उनका ये था कहने का, और आज जब जंगी महाज पर हमने देखा कि ये जहाज़ नहीं है हमारे पास, तो मिग 21 क्योंकि इंफीरियर एयरक्राफ्ट थी एज़ कम्पेयर टू ये थंडर प्लेन्स जो हमारे JF-17 जो है उनके साथ, तो इस पर वो उनकी जो बात थी उसमें वाज़े तौर पे लग रहा था कि जैसे वो ये तस्लीम कर रहे हैं जैसे आपने कहा। और उसमें जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, मलिक अहमद खान साहब क्योंकि वकील भी हैं तो आपके सामने वो ऑब्जर्वेशन ऐसा ही मैं पढ़ के बताता हूँ कि अदालत ने फिर इस्तफसार किया कि अगर राफेल मुआहदे में करप्शन हुई है तो क्या हुकूमत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सहारा लेगी। बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इस पे सामने आ रहा है, और साथ ने ये भी कहा हम ये नहीं कह रहे कि राफेल मुआहदे में करप्शन हुई, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो हुकूमत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सहारा नहीं ले सकती। यानी कि एक इंडिकेशन तो है कि डॉक्यूमेंट्स अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से चोरी हुए, लेकिन अगर उसमें करप्शन है तो दे कैन बी एडमिटेड एज एविडेंस, जैसे कि पनामा पेपर्स में हुआ। नहीं, ये दुरुस्त है कि अगर करप्शन के मामले पे कोई ऐसा सबूत सामने आता है और उस पर फिर किसी इनेक्टमेंट के या किसी स्टेट्यूटरी डिफेंस के साथ कि ये क्योंकि प्रेजेंट नहीं किए जा सकते और ये चोरी करके लाए गए हैं, तो शायद कोर्ट उस चीज़ को नज़रअंदाज करेगी। और ये जो आपने पहले इस चीज़ का जिक्र किया कि पाकिस्तान में जितना भी लॉ हमने तरतीब दिए है उसमें हमेशा इंडियन लीगल जुरिस्डिक्शन यहाँ पे कोर्ट होती रही है, और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान के अंदर भी पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन के केसेस कोर्ट करते रहे हैं। ये तो हम साउथ अफ्रीकन जुरिस्डिक्शन से भी ले लेते हैं, बांग्लादेश की से भी ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन से भी लेते हैं, और नॉर्मली कॉमनवेल्थ के ममालिक जो कि एक सेम लीगल प्रेमिसेस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एक दूसरे ममालिक से उनके डिसीजंस को इंपोर्ट करते हैं, अपने फैसलों के अंदर उनको कोर्ट भी करते हैं, और उनके सारे जजमेंट्स को उनकी रैशनल भी देते हैं कि ये ऐसे फैसले हैं। ये दुरुस्त है कि बहुत सारे मुकदमात के अंदर जहाँ पर ये करप्शंस के एलिगेशंस होते हैं, तो वहाँ पर किसी एक्ट को सहारा बनाकर उसको उस डॉक्यूमेंट की जो वैलिडिटी है उसको शायद कोर्ट नज़रअंदाज कर दे और कोर्ट उसको कबूल करे और उस पर बात करते हुए ये देखे कि इससे साबित होता है कि करप्शन हुई है कि नहीं हुई। इस नज़र से ज़्यादा मुनासिब होगा। मोहम्मद मालिक साहब, करप्शन, राफेल डील और मोदी का हाय राफेल, ये सारा पुलवामा, क्योंकि इस पे भारत में भी सवालात उठ रहे हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की एक हिस्ट्री भी है। एक वहाँ पे एक ग्रुप है चंद ख़वातीन का, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे, और अभी हमने चेक किया तो वो भी वहाँ से उतरवा दी गई है, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर्स ने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली थी। और उसमें सवाल क्या उठाया गया था, मैं उस पर आता हूँ, फिर इसको लिंक करता हूँ आपके लिए सवाल के तौर पर। और नाज़रीन, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भारत करता रहा उसकी एक तवील तारीख है। 1971 में जब एयर स्पेस पाकिस्तान की बंद करनी थी तो अपना ही एक जहाज अगवा करवाया गया, पाकिस्तान लाया गया और पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया गया कि जी पाकिस्तान ने जहाज अगवा कर लिया है। और अभी जो रॉ ऑफिशियल्स की लेटेस्ट किताबें आ रही हैं उसमें ये एक्सेप्ट किया गया, मुफ्ती बाहिनी का पूरा नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट कर चुके हैं। आज भारत के अंदर पुलवामा अटैक के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं और जिसको क्रिएटिव एक्सप्रेशन दिया गया वो क्या है, आइए देखते हैं। जी मोहम्मद मालिक साहब, बहरूपीय नेताजी कभी असली रूप दिखाओ, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ इंडिकेशन है। और जब इसे राफेल के साथ इंडिकेट किया जाए, मोदी साहब उसमें फंसे हुए थे, फॉल्स फ्लैग अजीत दोवल अपना ऑलरेडी डॉक्ट्राइन दे चुके हैं, तो जब वहाँ भी ये सवालात उठ रहे हैं, इस पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट कर सकते हैं?
नहीं, पॉसिबिलिटी तो कोई भी रूल आउट नहीं कर सकते, अभी भी ख़तरा भी कम नहीं हुआ। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब राफेल वाली आप बात सुना रहे थे, उनकी तकरीर मोदी साहब की। इंडिया इंप्रेशन देता है कि ये सुपर पावर है, नहीं, रीजनल सुपर पावर है, चाइना को टक्कर जाएगी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार वन प्लेन सुपर पावर देखी है। अगर हमारे पास राफेल होता हम जंग जीत जाते। मैंने कोई आज तक सुपर पावर तो छोड़ा, एक मुल्क नहीं देखा जो कहता है अगर हमारे पास ये जहाज होता तो तख्ता उलट जाता। खित्ते का चौधरी बनने के ख्वाब है इंडिया जो कहता है कि मैं आई एम द न्यू सुपर, मुझे सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाओ, परमानेंट मेंबर बनाओ, मुझे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के अंदर मेरा ये स्टेटस रखो, मुझे दुनिया के फैसलों में करो। अगर राफेल होता तो हम ये वन प्लेन सुपर पावर माशाल्लाह, वो तो और बात है। लेकिन ऑन अ मोर सीरियस नोट, देखिए मैं इस पर बहुत बारी बात कर चुका हूँ, हमें मोदी से घबराने की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि हम उससे खौफजदा हैं, इसलिए कोई पागल आदमी है। पागल आदमी इसलिए कि वो सियासत नहीं कर रहा, वो एक मजहबी जुनूनी इंतहा पसंद आदमी है। अगर आप मोदी की पूरी ज़िंदगी पढ़ लें, उसके बारे में पढ़ लें, मोदी की पहली एक बायोग्राफी छपी, वो फ्रेंच ऑथर था, उसमें जब आप पढ़े तो उसमें 3 लोगों के वो नाम लेता है जिनकी वो बहुत इम्प्रेस्ड है। आप जब उन 3 लोगों के ख्यालात पढ़ते हैं तो आपको मोदी फरिश्ता लगता है। वो इतने बदबूदार और गंदे लोग हैं और मजहबी इंतहा पसंद हैं कि ही एक्चुअली लुक्स लाइक अ लैम्प कंपेयर टू दैम। ये शख्स 71 में मुफ्ती बानी के साथ भी इसने काम किया। इनको हैंग ओवर है 71 का कि मैं पाकिस्तान तोड़ने में शामिल था। ये अब पॉलिटिक्स नहीं कर रहा मोदी का ये रिलीजियस और उसकी पर्सनैलिटी का बिलीफ है कि तमाम लोग जिसको वो हिंदुत्व कहता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कि सारे इन्फीरियर हैं। उनके अपने अंदर जाते ही बाकी कौम है ना, आप मैं तो दूर की बात है ना, हम तो काले पीले लोग हैं ही, ये हम मिनॉरिटीज़ मुसलमान क्रिश्चियन हम तो हैं ही, उनके अपने अंदर वो सब क्लॉज। वो कहता है कि ये मैंने एक बारी पाकिस्तान तोड़ने में काम किया, अब मैं पाकिस्तान ख़त्म करूँगा, मेरे पास पार आ गई। मोदी इस बात से कभी नहीं हटेगा अरशद पीछे कि ट्रंप क्या सोचता है, उसकी इंटेलिजेंसिया क्या सोचती है, आप और मैं रैशनल दुनिया क्या सोचती है। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं इफ़ ही कैन ही विल, अगर वो कर सका तो भाई तो वो करेगा। और करेगा। जो इंस्पिरेशन आपने हिंदुत्व का जिक्र किया और उस हिंदू के कॉन्सेप्ट में नाज़रीन ये चीज़ भी है कि जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, अगर लेकिन तारीख देखी जाए, थोड़ा पीछे जाएं तो हिंदुस्तान सिंधुस्तान था पहले, और अगर कोई क्लेम बनता है हिंदुस्तान पे तो वो सिंधुस्तान का बनता है सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए। लेकिन जो हिंदुत्व का नरेंद्र मोदी जिस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं उसमें ना क्रिश्चियंस, ना सिख्स, ना पारसीज, ना ज्यूज, उनकी जगह नहीं है हिंदुस्तान में हिंदुत्व कॉन्सेप्ट में। और फॉलो किसको कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? हिटलर को। हमने प्रोफेसर अशोक साई से बात की थी, प्रोफेसर हैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के स्वीडन में, और उनका क्या खौफनाक इंकिशाफ था जो एनालिसिस उन्होंने किया कि वो हिटलर को फॉलो कर रहे हैं, उसके पैरोकार हैं। क्या कहा था, आइए सुनते हैं। हिटलर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वो हिटलर जैसे चल रहे हैं और हिटलर का जैसे जो हुआ था हॉलोकॉस्ट, वो उतना दूर तक जाएगा कि नहीं जाएगा वो बात तो मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज ये तो 21st सेंचुरी, ये मिड 20th सेंचुरी नहीं है। बट उनका जो ये है, जो एटीट्यूड है, जो आइडियाज है, जो पॉलिटिक्स है, वो हिटलर का जो नाजी फिलोसॉफी से मोटिवेटेड हुए। जी चंद साहब नाजी फिलॉसफी से मोटिवेटेड है, उनका सारा कॉन्सेप्ट आपने मोहम्मद मालिक साहब को भी सुना। इंटरनेशनली प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत अप्रिसिएशन में आता हूँ, फयाजुल हसन चौहान वाला भी जो उन्होंने मैसेज दिया उस हवाले से, इससे ऐसे लीडर के साथ आप डील कैसे करेंगे इंटरनेशनली? देखिए ऐसे लीडर के साथ डील एक अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। अब ऐसा लीडर जिसकी मालिक भाई ने कहा कि जुनूनियत जिसके पूरी दुनिया को जिसका नैरेटिव का पता चला है, और आज मैं समझता हूँ कि ठीक है कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी लेकिन आज मैं समझता हूँ कि उसकी जो जुनूनियत है ना वो एक्सपोज इसी वजह से हुई है ना, जिस ख्यालात का वो मालिक है। वो कोई पॉलिटिकल लीडर तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया की जमहूरियत एक्सपोज हुई है कि ऐसी जमहूरियत जो अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरियत समझते हैं, दिफा का तो एक्सपोज हुआ है, लेकिन जमहूरियत उनकी बहुत बड़ी एक्सपोज हुई है कि जो डेमोक्रेसी होती थी, उनका मीडिया, उनकी देखे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर चीज़, वो सारी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं। तो उनकी इस डर्टी लीडरशिप की वजह से ही हुई है ना। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये थर्ड वर्ल्ड को के लिए सीखने के भी है कि जो ही आपके लीडर ऐसे ऐसे आएंगे तो फिर कौमों पे बड़े इम्तिहान आते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तो इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है, जो यूनिटी हमारे पास आई है, जो हमारी मीडिया की एप्रिसिएशन हुई है, जो हमारी
देखिए पार्लियामेंट में मैं उस पे आता हूं, लेकिन इसी टॉपिक पे रिलेटेड नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान के जनरल अनवर मंसूर साहब ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये भी बताया कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जो पाकिस्तानी मासूम बच्चे शहीद किए गए थे उसके पीछे भी भारत का हाथ था। क्या उन्होंने कहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आइए सुनते हैं। This has been proved by the deadly attack on the Army Public School, APS, at Peshawar, where we lost more than 140 innocent school children, some as young as 6 years old. Massacre by the human attack, admittedly sponsored by India from Afghanistan on the 16th of December 2014. जी फखरुर रहमान साहब, इंटरनेशनली पहली दफ़ा हमारा ये मुकदमा इस तरह से अटॉर्नी जनरल साहब ने पेश किया, इंडिया का बाकायदा नाम लिया कि एपीएस में भी भारत मुलव्विस था इस हवाले से। आपने मालिक साहब को सुना, वो सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर बनना चाह रहा है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का भी बनना चाह रहा है। जो हमारी फौजी तनसीबात पे दहशत गर्दाना हमले हुए, उसके बाद हमने इंटरनेशनल स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का केस बिल्ड नहीं किया, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल हमें करना चाहिए था। देखें, एपीएस का जो हमला था वो तो इंतहा थी। मैंने खुद वहाँ पर वो जाके सारी सूरत हाल कवर की थी। मेरे ख्याल में जो वहाँ पे आलमी मीडिया आया हुआ था वो भी आप दीदा था कि जो मैसेकर किया गया, और ये जो प्रॉक्सी वार चल रही थी उसकी एक इंतहा थी। आप देखें जीएचक्यू पे अटैक हुआ, कामरा पे अटैक हुआ, उसके बाद मेहरान बेस पे अटैक हुआ और आपके स्ट्रेटेजिक एसेट जो थे उनको नुकसान पहुंचाया गया। जो परेड लेन पे अटैक हुआ, मैंने वहाँ पे वो जो जज्बात थे सब कुछ देखे थे। वहाँ पे हमारे जो फौजी जवान और अफसर जो थे वो मौजूद थे। पाकिस्तान के आर्मी ने फौरी तौर पर जो था वो कोई अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करके बॉर्डर पे खड़ा नहीं किया। अब पाकिस्तान के जो परमानेंट जो आप जिन हमलों का जिक्र कर रहे हैं वो चल भी रहे हैं, हमारे P3C ओरायन तबाह हुए, मेहरान बेस का हमला, डिफरेंट जो हैं वो साथ विजुअल्स भी अदील में खल चला रहे हैं। ये मेरे ख्याल जो बस पे हमला हुआ था जिसमें फ़ौजी एहलकार थे, फिर GHQ हमला हुआ था, ये सारी जिन तनसीबात का आपने जिक्र किया है, GHQ का हमला आ गया और इस तरह के ये सारे हमले हो रहे थे। देखें, बिल्कुल मोदी जो है ही इज़ गोइंग बाय ए स्क्रिप्ट। देखें, सद्दाम हुसैन को US एम्बेसडर ने कहा था कि अगर आप कुवैत पे चढ़ दौड़ेंगे तो हम मुदाखलत नहीं करेंगे। आज मोदी ने अपनी फोर्सेस, स्ट्राइक फोर्सेस को जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पे मोबिलाइज किया हुआ है। ही इज़ एक्सट्रीमिस्ट, ही इज़ फैनेटिक, वो पागल है, दीवाना है, जुनूनी है। आप ये देखें, ये तमाम जो मैंने एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए हैं वो पूरी तरह से इसकी डेफिनेशन में आता है। क्या अलकायदा और दाइश की जो डेफिनेशन है इंतहा पसंदी की, उससे ये मुख्तलिफ है? तो आज UN सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास होना चाहिए। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसको प्रोएक्टिवली जाकर इन सारी चीज़ों को करना चाहिए कि आज दुनिया के अमन को, क्योंकि न्यूक्लियर का बटन इस वक्त मोदी के हाथ में है, आज दुनिया के अमन को, इस खित्ते के अमन को, जहाँ पे बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जो दुनिया की इकोनॉमी है पाकिस्तान और ये खित्ता जो है ये उसका सेंटर होने जा रहा है। हम सबको अमन का पैगाम दे रहे हैं। लेकिन ये जो इंडियन सब जिसको डिटेक्ट किया था वो भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है। तो आप देख लें कि मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मोदी इज़ गोइंग बाय स्क्रिप्ट, और ये स्क्रिप्ट जो है ये बाकायदा, जैसे मैंने आपको सद्दाम हुसैन का हवाला दिया, ये उसी उसमें जा रहा है। हु इज़ इंटरेस्टेड टू कंटेन चाइना इन द रीजन? हु इज़ इंटरेस्टेड कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की ना करे? ऑब्वियसली वो वेस्टर्न पावर्स हैं जिनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, और इस वक्त बेट के तौर पे कौन इस्तेमाल हो रहा है? मोदी हो रहा है। और मोदी के इंतहा पसंदियाना जो सारे कुछ जो इक़दामात हैं वो आपके सामने हैं। और इस वक्त मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की, जैसे कि पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर ने भी ये बात की है, मुनीर अकरम साहब ने, कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान को अब प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। नदीम अफजल साहब, पुलवामा, आपने कहा कि जी हमारे फौजियों पे हमला किया गया, यहाँ पे एक तवील फहरिस्त है, 70,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, फौजी तनसीबात पे हमला किया गया। जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इस पॉइंट को उठाने की ज़रूरत है वो हमें उठता हुआ अभी तक नज़र नहीं आया, क्या वजह है इसकी? नहीं, ये आप नहीं कह सकते कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे नहीं उठाया गया, लेकिन देखना यह है कि दुनिया में GHQ पे हमला हुआ, हमने कहा कि जी इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, मेहरान बेस पे हमला हुआ, हमारे P3C ओरायन, UN में हमने ये मुकदमा उठाया, आज उठाया हमने। देखें, जब भी दुनिया में आप मुकदमा उठाते थे, ठीक है, एक पहलू ये हो गया कि आपने कमज़ोर तरीके से उठाया। दूसरा, जब भी आप दुनिया से कोई मुकदमा लड़ते थे तो उंगली आपकी तरफ उठती थी कि आपके यहाँ नॉन स्टेट एक्टर बैठे हुए हैं, आपके यहाँ कलदम तंजीमें हैं।
अब जब दुनिया को आपने बावर कराया कि हम नेशनल एक्शन प्लान के तहत हम अपने पुलवामा से पहले हम फैसला कर चुके थे कि हमने बैंड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक्शन लेना है, तो अब जब दुनिया के सामने आपका मुकदमा और तरीके से उठाया जा रहा है, अब दुनिया आपकी बात सुन रही है, आज आपकी कौम क्यों मुतहद है? क्योंकि आपके अंदर से मुनाफत खत्म हो गई है, हमारे अंदर से मुनाफत खत्म, हमारी पॉलिटिकल क्लास से मुनाफत हमारे खत्म हो गई। ऊपर ये मुकदमा आपकी कलअदम तंजीमें और सारी आप बात कर रहे हैं, ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और एक स्टेट एक्टर बिहाइंड टेररिज्म का मुकदमा है पाकिस्तान का, वो किस तरह से लड़ा जाना चाहिए वो लड़ा नहीं जा रहा। और इस पे कुलभूषण यादव, उसने मेहरान बेस जिसका फखरुर रहमान ने भी जिक्र किया, उस पर भी हमला एक्सेप्ट किया हमारी फौजी तनसीबात पे, क्या कन्फेशन थी, आइए सुनते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग and Mr. Anil Kumar on behalf of RAW had been sponsoring regularly the various terrorist activities within Pakistan. The various financing which subsequently happened for the TTP and various other Afghan anti-Pakistani terrorist groups led to the attack by TTP on one of the Mehran naval bases, in which a lot of damage was caused to the Pakistani Navy. नेवल बेसिस, लॉट ऑफ डैमेज कॉज टू पाकिस्तान नेवी, और ये रियासती दहशत गर्दी है। मलिक अहमद खान साहब, ये रियासती दहशत गर्दी का हम केस नहीं बना सके और पूरी दुनिया जो कहती है नॉन स्टेट एक्टर्स, हम अपने मुंह पे चपेड़े मार के अपना मुंह लाल कर लेते हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, ऐसे बिल्कुल मुझे ये बड़ी कंसर्न की बात है कि जब ये PS ओरियन जो नेवल का वो जो सर्वेलेंस का हमारा एक बड़ा कॉस्टली इक्विपमेंट था, जब उसके ऊपर TTP ने हमला किया, सिर्फ आपको इंटरप्ट कर लूं, जो इंडियन सबमरीन अभी डिटेक्ट की है वो भी इसी जहाज ने डिटेक्ट की है। एग्जैक्टली, मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त जैसे मालिक साहब आपके पास बैठे हैं, आई रिमेंबर हिम सेइंग दैट कि ये हमला TTP की कैपेसिटी से बियॉन्ड है। तो कुछ सीनियर वॉइसेस थी जिन्होंने उस वक्त एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन लार्जली ये समझा जा रहा था कि ये जो बिल्कुल हिली ट्रेन्स पे फिरने वाले वो तालिबान, वो नेवल की इतनी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट के ऊपर जाकर इस तरह से उसको टारगेट करें, वहाँ 20 और हेलीकॉप्टर्स जहाज़ खड़े हैं, किसी को ना लें और वो टारगेट करें एक स्पेसिफाइड नेवल सर्वेलेंस के एक बड़े इक्विपमेंट को जो बहुत कॉस्टली है। तो फिर वो इंडिकेट करता था कि ये कहीं से ट्यूटेड हैं और इनको ये किसके फ़ायदे में ये हो सकते हैं। तो शायद ये रॉ ट्यूटेड हैं और इन्होंने आकर ये काम किया, फिर कामरा ने उसको इंडोर्स किया, लेकिन बदकिस्मती से ना नेशनल नैरेटिव ये बिल्ड हो सका। ये दुरुस्त है, बात तस्लीम करनी चाहिए। ना हमारे हुकूमती सतह पर भारत को उस तरह से एक्सपोज करने की बात हुई, ना नेशनल नैरेटिव मीडिया पे ऐसे बिल्ड हुआ। बिल्कुल ठीक है मालिक साहब, आप तो सीनियर सहाफ़ी हैं, जो मलिक अहमद खान साहब भी बात करें, स्टेट टेररिज्म, रियासती दहशत गर्दी, जो फ़खर ने सारी इंस्टॉलेशंस गिनवाई हैं, पुलवामा एक इंसिडेंट हो गया, उस पर भारत ने पाकिस्तान पे हमला करने तक की बात कर दी, इंटरनेशनल पूरा वावेला कर दिया। हम लोग सिर्फ मारी खाते रहेंगे, शौदा के जनाजे उठाते रहेंगे, अपनी तनसीबात पे जो हमले हुए थे, अब तो हमने खैर काफ़ी हद तक रोक लिया है इन वॉर अगेंस्ट टेरर, रद्दुल फसाद में भी। ये हम क्यों नहीं मुकदमा बना सक रहे रियासती दहशत गर्दी का? भारत ये भी चंद साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात पॉइंट आउट की थी। आप इंडिया एक इतनी बड़ी इकॉनमी अर्शद, उनका 25 करोड़ से ज़्यादा का सिर्फ मिडिल क्लास है, हम टोटल 22 करोड़ है, उसके अंदर भी 30% बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है बहुत थोड़ी है। इंडिया की मार्केट्स को, दुनिया को एक बहाना चाहिए इंडिया की बात मानने के लिए, और बहाना क्या मिलता था? आपका बेहतरीन मुकदमा था। आप जब बात करते थे कश्मीर की, वो कहते थे कश्मीर में तो इंडिजिनस मूवमेंट है ही नहीं, ये तो ये दो ग्रुप हैं जो पाकिस्तान बेस्ड हैं। पाकिस्तान में कहा जाता था कि ये दो पाकिस्तान बेस कौन से? लश्कर तैयबा है, जैश मोहम्मद है, इनका वो नाम मोहम्मद पे आज ही मेरे ख्याल CNN पे इंटरव्यू भी चला है, उस पे थोड़े फैक्चुअल करेक्शन एक कर चलें। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान आसिफ गफूर ने CNN को आज इंटरव्यू दिया और उसमें यही सवाल हुआ कि जी जैश मोहम्मद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, तो उसका क्या जवाब था, आइए सुनते हैं। First of all, that claim has not been made from within Pakistan because Jaish-e-Mohammed does not exist in Pakistan. It has been prescribed by United Nations also and Pakistan also. Secondly, we are not doing anything under anybody's pressure. जी मालिक साहब, जो जैश कश्मीर की थी, ऑक्युपाइड कश्मीर की, उसने क्लेम किया है। बात इससे रियलिटी की नहीं हो रही, परसेप्शन की बात होती है अर्शद। सियासत में, डिप्लोमेसी में, दुनियावी रिलेशंस में परसेप्शन इज द रियलिटी। हमारे पास रियलिटी और हम परसेप्शन नहीं बना सक रहे। अगर आप मुझे 20 सेकंड दे दें तो मैं बना दूंगा। सुन लें, मेरी गल सुन लो।
बड़ी सिंपल सी बात है। होता क्या था, वो कहते थे जी वो ये ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान में लोग कहते थे कि जी ये तो इंडिया स्पेसिफिक कश्मीर स्पेसिफिक ग्रुप है, अंदर कुछ नहीं करते तो हम इनको क्यों छेड़े। दोनों में एक प्लॉजिबल था। एक आर्गूमेंट ये भी था कि जी इंडिया ने अब इसलिए निगोशिएटिंग टेबल पे आया कि इन ग्रुप से बड़ा काम किया। ठीक है, कोई पॉलिसीज एक हद तक ठीक होती है, फिर मेच्योरिटी यही होती है कि आप इवॉल्व करें वक्त के साथ। अब वक्त ऐसा है कि अब अगर आप कोई भी ग्रुप्स अलाउ करेंगे कि इंडिया के साथ वो जिस मर्जी नीयत से कुछ करें, आप कश्मीर मूवमेंट अब बहुत आगे चली गई है, वो ख़राब हो जाएंगे, वो आप उनको नुकसान पहुंचाएंगे। ये बड़ा अच्छा हुआ है जो अब डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने। डिसीजन तो हर पुरानी है, ये हम 3 साल से सुन रहे हैं डिसीजन हुई भी थी, लेकिन साल से 2002 में जनरल मुशर्रफ ने नहीं लिया था। नहीं, असल तो 2000 जब नैप आया, नेशनल एक्शन प्लान आया, उस वक्त पूरा डिटेल्ड आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन डार साहब ने पैसे पूसे कोई नहीं दिए। अगर आप इनके हॉस्पिटल्स लेंगे, सब कुछ लेंगे तो चलाएंगे कैसे, आपको फंड्स एलोकेट करने पड़ते हैं। अब तो अब ये गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमने फंड्स एलोकेट कर दिए। फंड्स एलोकेट कर दिए, ऐसा तो मैंने कहा है उस दिन हमें, बिल्कुल कि हमने कर दिए, किए फंड्स एलोकेट किए और पूरी ईमानदारी के साथ। अब मेरे ख्याल में अपने मुकदमों के गैप्स कम करें। अब हम पाकिस्तान बड़ी अच्छी जगह पे है, वी आर डूइंग द राइट थिंग्स। और बिल्कुल नाज़रीन, इसी राइट पे एक एक्शन फयाजुल हसन चौहान के हवाले से भी लिया, जिसपे इंटरनेशनली जज़ाकल्लाह, ये भी सब मेरी नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्नॉक्सियस पीपल जो पॉलिटिक्स नहीं ऐसे नहीं कह सकते। मैं तो कहता हूँ उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे। कल्चर मिनिस्टर हो और आप अजीब बेहुदा बातें, चले इस पे आगे बात करें, लेकिन ऑब्नॉक्सियस सुनी ठीक है, पर्सनैलिटी है, पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जिससे बहुत से लोग एग्री नहीं करते। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, और उसके बाद आके ये सवाल उठाएंगे और इस पे सवाल ये भी उठाएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी तक क्यों फारिग है, कोई क्या वजह है इसके पीछे, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जब पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फयाजुल हसन चौहान साहब को अपने ओहदे से फारिग किया तो उसकी बैनुल-अक़वामी सतह पे बहुत पजीराई आई। ना सिर्फ ये बल्कि एक पाकिस्तान का इमेज ऐसा आया जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का ना सिर्फ ख्याल रखा जाता है बल्कि एक सेंसिटिविटी दिखाई गई। और जब इसका मुआवजना आप भारत के साथ करें तो जो मुसलमानों के साथ वहाँ पे हो रहा है, सिख कम्युनिटी के साथ हो रहा है, तो वज़ीर आज़म का ये वाला इक़दाम पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज विच एज अ कंट्री विच केयर्स अबाउट इट्स माइनॉरिटीज़ वो बहुत अच्छी तरह से सामने आया। मोहम्मद मलिक साहब, इसी तरह है और अगर वज़ीर आज़म के फैसले देखें तो पहले आज़म स्वाति से भी इस्तीफ़ा लिया था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज के दौर में जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, वो अभी तक वजारत खाली है। देखिए चंद साहब हमारे बड़े दोस्त हैं, बड़े सालों के दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी सख्ती से ताकीद किया है छड़ दो इस गल नूं, लेकिन मजबूरी आपने सवाल कर लिया तो जवाब देना लाजिम है। चंद साहब आपसे देखिए बात यह है कि ये एक मजाक है। मेरा ख्याल है कि अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम सारे वो स्वाति वाला एपिसोड भूल जाएं। किस तरह स्वाति साहब पहले सेंटर बने थे सबको पता है, जो FBR के भी इशू चल रहा है वो है, जिस तरह इन्होंने वो एक ख़ानदान के साथ किया, एरोगेंस और इंपीरियल एरोगेंस ऑफ पावर के साथ वो सब कुछ किया, फिर जाके अदालत ने जुर्म भी मान लिया, माफ़ी मांग ली, सब कुछ ये इंतज़ार कर रहे हैं। और इन द मीन टाइम एक मिनिस्ट्री खाली पड़ी हुई है जो इनकी मिनिस्ट्री थी, जिस पर हटा दिया गया, जी फैसला होगा। बात क्या है, क्या उस वजारत पर पैसे नहीं दे रहे, आप लोगों को तनख्वाह नहीं दे रहे? क्या ये सियासी जागीर है किसी भी गवर्नमेंट की या प्राइम मिनिस्टर की या कैबिनेट की, किसकी, कि एक शख्स के लिए रखी गई है? आई मीन दिस इज़ अ जोक। जब आप मॉरल हाई ग्राउंड क्लेम करते हैं फिर अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई करें। अगर आपने स्वाति साहब को कल को वजीर बनाना है, अभी तो वजारत दें किसी को, इतने महीनों से पड़ी हुई है। दिस इज नॉट ए जोक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, आप बात करते हैं IT की। IT के अंदर आपने वजीर लगा दिया भाई, जो खुद कहते हैं मुझे तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मकबूल सिद्दीकी साहब डॉक्टर हैं, उनको पकड़ के आपने पकड़वा दिया IT, विच इज़ जो आपके इनके मंशूर के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू अर्नर्स है यूथ के लिए और मुल्क के लिए, और जो रेवोल्यूशनराइज करेगी उस पर बंदा वो है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो बंदा बिठाया हुआ है जो सिर्फ भैंसों को मारता है, तो लोगों को कुटता है जो उन्होंने बूटे खा लेंदी है। दिस बिकम्स अ बैड जोक। बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है चौहान साहब का। पहले इनका गुनाह यह था कि इन्होंने उसको लगाया क्यों, ऐसे बंदे को लगने ही नहीं चाहिए था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अच्छा फैसला हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त फैसला हुआ है। लेकिन स्वाति साहब के लिए एक वजारत जैसे होता है ना, जहेज का सामान रखा हुआ है, दिस इज वज़ीर आज़म के तर्जुमान साहब से भाई थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं। देखिए किसी के लिए कोई मिनिस्ट्री होल्ड नहीं होती, तो फिर क्यों इसमें वजारत खाली क्यों है? बहुत जल्दी आपको अभी ये फाइनेंस बिल आज पास हुआ है, बहुत रीशफलिंग होगी और
मामला। reshuffling बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो है ना, मिनिस्ट्रीज इस वक्त अभी तक भी खाली हैं और कई मिनिस्टरों की मिनिस्ट्री मेरे ख्याल है चेंज होगी, कई नई मिनिस्टर बनेंगे। ये हुकूमतों में होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं, इतनी आप क्रिएट ना करें क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट के एक होता है स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस है। अगर आपकी 6 मिनिस्ट्रीज खाली पड़ी होती और वैसे 7 महीने बाद 6 मिनिस्ट्री सवाती निकाले यार, ये कोई आजम सवाती निकाले, ये कोई अदालत में जाके माफिया आप समझते हैं कि ये कोई एंकर्स का काम है कि एक उठा के 10 एंकरों को ले ऑफ कर दिया, 10 को भर्ती कर लिया। मिनिस्टर बड़ा सोच समझ के फैसला करना होता है। मेरा भाई आप बात सुनो मेरी बात, मेरे आप भी सुन ले यार, ये कोई तरीका है अंदाजा करिए। सीनियर साफ ही बात ही नहीं सुनते। मोदी की रूह आ गई यार इन लोगों में, मोदी करके मोदी की रूह आ गई आप लोगों में यार, बात तो सुन लो। आज तो आपको इंडिया वाला मीडिया मुझे थोड़ी देर के लिए स्वाति के मामले में ऐसे लग रहा है पता नहीं इतना आपसे वाकई मलिक अहमद खान साहब, ये पाकिस्तानी मीडिया नदीम अफजल चंद साहब क्योंकि वजीर आजम के हम तारीफें कर रहे हैं, हमारा मीडिया इतना नरम, इतनी हम आपकी तारीफें कर रहे हैं। नहीं आप देखें, हम पिछले 1 महीने से ढोल बजा रहे हैं आपकी तारीफों के। अब गाय कहाँ आजम सवाती साहब वाले मामले कोई कलभूषण कहाँ, कलभूषण का सवाती की गाय का शुरू कर दिया यार। नहीं तो गरीब आदमियों को वजीर बन के मारे, उनके घर पे उनकी औरतें उठा लें, उनको बंद कर दे, थाने में बंद कर दे, ये इशू नहीं है पाकिस्तान का। उसके लिए आप वजारत बचा के रखें, ये इशू नहीं है। कोई उसके लिए नहीं वजारत बचा के, किसके लिए फिर, किसके लिए? नहीं आजम मलिक अहमद खान साहब, मलिक अहमद खान, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हम लोग, थोड़ा फर्क निकाल, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हम लोग पीएमएल नवाज करते थे और इनकी गवर्नमेंट भी करती थी। ये लोग करते थे कि जी वहां पे 24 कॉर्पोरेशंस हैं जिनके हेड्स नहीं बैठे हुए। वो जी प्राइम मिनिस्टर ने 12 मिनिस्ट्रीज अपने पास रखी हुई हैं, मिनिस्ट्रीज के पास मिनिस्टर नहीं है। एग्जैक्टली वही चीज अब हो रही है। अभी भी कॉर्पोरेशंस हैं जिनपे हेड्स नहीं हैं, वजारतें खाली हैं। देखिए ना जी, ये सर मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है जी। मलिक अहमद खान साहब, क्या मिनिस्ट्री आजम सवाती साहब के लिए रखी है कि क्लीन चिट एफबीआर से दिलवा के वापस ले आना है? नहीं देखिए ना, फर्क ये है कि फयाजुल हसन चौहान कल उसको बर्खास्त किया या इस्तीफा लिया, जो भी किया, तो आज फौरी तौर पे पीर समसाम साहब को वजारत इत्तलात का कलमदान सौंप दिया गया। अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और इतने आजम सवाती साहब के मसाइल बेतहाशा थे, प्राइम मिनिस्टर की उनके साथ लाइकिंग है, ये सबको पता है। उन्हीं की इमाम पर फयाजुल हसन चौहान अमीर आदमी नहीं है, आजम सवाती एक अमीर आदमी है, ये भी फर्क तो है ना। नहीं, प्राइम मिनिस्टर की अच्छा चले शायद पार्लियामेंटेरियन के साथ होती है, हर मिनिस्टर के साथ होती है। नहीं मैं अर्ज करता हूँ सर चंद साहब, जी सर। देखिए ना, आजम सवाती साहब के साथ लाइकिंग तो प्राइम मिनिस्टर की थी और है भी। मतलब उनके कितने को पार्लियामेंटेरियंस होंगे जिनके कहने पे एक पूरा आईजीपी बदल दिया जाता है और वो आईजीपी खुद आके ये बात कहते हैं, किसी के कहने की बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में ये बात बिल्कुल ऑनेस्टली सामने आती है, हमें कोई ज्यादा एतराज नहीं है। तो उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। साहब को क्यों लगाया था? नहीं वो देखे ना, रिजाइन या तो होता कि जब कोई इस तरह का सवाल उठता, छोटे छोटे क्रिमिनल केसों पे कितने लोग हाई मॉरल ग्राउंड पे रिजाइन करते हैं। ये इसी हुकूमत में लोगों ने रिजाइन करना शुरू किया ना मलक साहब, इससे पहले तो ये रिवाज नहीं था रिजाइन करने का। मेरी अर्ज तो सुने ना सर, देखिए मेरा भाई, मैं अपने भाई से मेरी बात तो सुने ना, मेरी अर्ज तो सुने। देखिए जो रू थोड़ी देर के लिए रू यार अपने पॉलिटिकल क्लास में देखा नहीं एंकर किस तरह इकट्ठे हो जाते हैं। मेरी बात तो यार खुदा के लिए, अच्छा सुने तो सही ना, अगर वो बात नदीम अफजल चंद पर होगी तो मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। नहीं बात तो सुनने ठहरे ना, मेरी पॉलिटिकल क्लास की डेफिनेशन, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। मलिक साहब हमेशा हक और सच का साथ देते हैं, मान लूंगा। मैं भी देता हूं हक और सच। मेरी सुन लेना, मैं नहीं सुन ले। चंद साहब एक सेकंड ठहरे, मैं आपको पॉलिटिकल क्लास मान लूंगा क्योंकि प्रोसेस से गुजरे हुए लोग हैं। आपको मानते हुए मुझे कोई बल्कि बड़ी खुशी होगी मुझे मानते हुए। अगर आपके साथ कोई इस तरह की बात हो रही होगी तो मैं बियॉन्ड द पार्टी लाइंस आपकी बात को बिल्कुल सपोर्ट भी करूंगा और तहफ़्फ़ुज़ भी दूंगा। लेकिन सवाती साहब के वो तमाम एंकर्स भी जिनमें बकौल चंद साहब के मोदी की रूह घुस गई है। नहीं तमाम रूह तो नहीं। अच्छा सुने, अच्छा वो जो मैं वापस और उनका बात तो सुने ना, कितने कोई पॉलिटिशियंस होंगे पार्लियामेंट के मेंबर जिनके कहने पे वजीर आजम एक आईजीपी को फिलफौर बदल देंगे और फिर उसके बाद कुछ महीनों तक
ये एक इंक्वायरी का प्रोसेस, सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस, एक कवर अप का प्रोसेस, हर दौर में टेक्नोक्रेट स्ट्रांग रहे हैं। मलक अहमद खान, ये एक इंटेलेक्चुअल बहस है और ये आपको पता है कि मैं तो सपोर्ट करता हूं और ये मेरी बात भी तो दोनों सुने, सपोर्ट करते हैं। टेक्नोक्रेट हर दौर में स्ट्रांग रहे, ये अलमिया रहा है इस मुल्क का, मैं तस्लीम बात तो सुने चंद साहब, मोदी की रूह को थोड़ी देर के लिए आपके अंदर भी सरायत कर जाती है जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैं मेरी तो भी तो आपकी सुन बात को सेकंड कर रहा हूं। अच्छा सुन तो लेना। अच्छा, ये जो टेक्नोक्रेट होते हैं ना, इन टेक्नोक्रेट्स की भी डेफिनेशन और इनके बारे में मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्वाति साहब बदकिस्मती से टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन पर भी पूरे नहीं उतरते। अब पता नहीं क्यों उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बिठा रखा है। अब इस तरह की मिनिस्टीरियल जॉब्स पर जो और प्राइम मिनिस्टर की लाइकिंग की बुनियाद पर इस तरह की वजारत को खाली रखना, ये मैं समझता हूं कि क्राइम नहीं, एक सिन है, बाकायदा तौर पर गुनाह कबीरा है कि अगर आपने वहां पर उस मिनिस्ट्री को रिडंडेंट कर रखा है और इस ख्वाहिश के ताबे के स्वाति साहब आएंगे थे 6 नहीं, लेकिन वो काम करते थे। मैं थोड़ा इजाजत दें, थोड़ा मूव ऑन करते हैं। सारी की सारी जरा वर्क उठाकर 8 महीने पीछे चले जाए। पंजाब की एक मिनिस्टर के पास शिबासी बनना है। नहीं, उनके तो भाई उनके तो दिमाग में कंप्यूटर फिट थे, वो एक लम्हे पे 36 की 36 भी चला सकते थे। वो स्वाति साहब जैसे थोड़ी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो सुपर ह्यूमन थे। मैं नाज़रीन यहाँ पे एक वक्फा लूंगा और वक्फे के बाद नाज़रीन जब वापस आएंगे तो नौकरियां देने के वादे, फार्मर्स किसानों को सब्सिडीज देने के वादे, ये तमाम वादे और फिर बैरून मुल्क से पैसे लाने के वादे। सियासत बड़ी जालिम चीज़ होती है और जब आप ये वादे डिलीवर ना कर सकें तो इसके बाद मसाइल क्या होते हैं, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासत बड़ी जालिम चीज़ होती है और जब इलेक्शन कैंपेन में होते हैं, इलेक्शन मोड में होते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं आवाम से, उन्हें सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं और जब वो वादे पूरे ना हो तो फिर जंगी माहौल बनाया जाता है, उसमें पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश की जाती है और इसी तरह की कुछ कोशिश नरेंद्र मोदी ने भी की। क्या है, आइए देखते हैं। कि हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। अब हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। मैंने पब्लिकली कहा है कि जो सैलरी क्लास है, जिसका फिक्स पगार है, उसको तो बेचारे को चोरी करने का कोई स्कोप ही नहीं है, उसको तो इनकम टैक्स देना ही पड़ता है, उसका क्या गुनाह। हमने कहा है कि विदेश से अगर ऐसा धन आता है वापस मिलता है, कुछ परसेंटेज मैं इस सैलरी क्लास वालों को जिन्होंने ईमानदारी से देश को रेवेन्यू दिया है उनको गिफ्ट दूंगा। रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई? एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने का दिखाएंगे। सरकार देश के हर ऐसे घर, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो या झुग्गी झोपड़ी में हो, दूर दराज वाले इलाके में हो, उस घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने का आज हम संकल्प करके आगे बढ़ते हैं। गरीब को घर जाकर ये सरकार खुद बिजली कनेक्शन देगी,
बिना एक भी रुपया लिए बिजली कनेक्शन दिया जाए। भारत महंगाई पर विजय चाहता है, अब भारत भ्रष्टाचार पर विजयी होना चाहता है, अब भारत बेरोजगारी पर विजयी होना चाहता है, अब भारत कुशासन पर विजयी होना चाहता है, अब भारत किसानों की दुर्दशा से विजयी होकर के किसानों को सुखी करना चाहता है, अब भारत माताओं बहनों के सम्मान और सुरक्षा का दिशा में आगे बढ़ करके एक नया विजय हासिल करना चाहता है। इसलिए हम ये भारत विजय रैली करने रहे हैं। आपने 60 साल के शासक देखे हैं, 60 महीना एक सेवक देख लीजिए। ये सेवक आपकी सेवा करने के लिए आया है। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। आइए मेरे साथ चलिए। सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं। मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। आज बेरोजगारी के कारण देश का नौजवान अपने जीवन को अंधकार सा महसूस कर रहा है और इसलिए मैं नौजवानों, मैं आपके भविष्य की गारंटी लेकर के आया हूं। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। जी नाज़रीन, आपने नदीम अफजल चंद साहब, नरेंद्र मोदी अपने इलेक्शन में किए गए वादे तो पूरे नहीं कर सका, इसीलिए वो वॉर मॉन्गर बन गए, वॉर ड्रम्स बीट कर रहे हैं। मैं सच्ची बात है, ये जो जंग हम लड़ रहे, जंग के हालात, इन दिनों के जो खर्चे हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के, इस मोदी जनूनी से कोई बंदा पूछे, इंडियन पूछ ले, हर 5वां 7वां बंदा वहाँ भी गुर्दे बेच रहा है। इस मुल्क में भी गुर्दे बिकते हैं। इस मुल्क में आज भी सोर्स ऑफ इनकम गुर्दे बेचने का, पाकिस्तान हो इंडिया हो। ये जो हम अभी बॉर्डर्स पे हमारा 20 दिन की खर्चा हुआ है, इससे 50 हॉस्पिटल बन सकते हैं दोनों मुल्कों में। लोग बेटियां बेचने पे मजबूर है, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। गुर्बत, महंगाई, लाकानूनियत, खुदा की कसम ऐसे लोगों को वोट अल्लाह माफ करे। मलिक अहमद खान साहब, मोदी जो अपनी भारतीय आवाम से वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके, क्या इसीलिए वो वॉर ड्रम्स बीट कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए उनका जितना भी ये पिछली इलेक्शन कैंपेन में जितना उनका इकोनॉमिक रिफॉर्म का वादा था, जितना गरीबों की हालत बेहतर, पॉवर्टी एलिविएशन की जितनी बात उन्होंने की थी, अब मोदी एक टेस्ट केस के तौर पे लिया जा रहा था। मोदी की सक्सेस स्टोरी के राइजिंग फ्रॉम गुजरात और उस एक्सपीरियंस से इंडिया में जाकर वो आगे क्या करेंगे। गुजरात में उनकी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की बड़ी स्टोरी सेल की जा रही थी, लेकिन समहाउ ही हैज फेल्ड बैडली ऑन हिज ऑल प्रोमिसेस। इसी बुनियाद पर तो मेरा ख्याल ये ड्रम बीट वॉर की कर रहे हैं। और इसी बुनियाद पर मोहम्मद मालिक साहब, पॉलिटिक्स ऑफ वॉर ये नरेंद्र मोदी को सूट करती है, अपने कोई भी इलेक्शन प्रॉमिस पे वो डिलीवर नहीं कर सके। मेरा ख्याल है जी, ये अल्लाह रहम करे, ये इलेक्शंस तक ये LOC को गर्म रखेंगे। ख़तरा है कि ये हवाई हमला तो कोई नहीं करेंगे, ये टेररिस्ट एक्टिविटी करवाने की ज़रूर कोशिश करेंगे पाकिस्तान में। उसको लाशें चाहिए, डायरेक्टली वो ना भी कर सके उसको चाहिए। पाकिस्तान को तैयार रहना होगा, ध्यान रखना होगा। वी आर फेसिंग अ मैड मैन। अब मैड आदमी सब कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो भी जिसको कहते हैं कीप योर फिंगर्स क्रॉस, तैयार रहें जहनी तौर पे और अल्लाह खैरियत करे। राइट, फखर, पॉलिटिक्स ऑफ वॉर, क्या इमरान खान साहब ने डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली और अपने फयाजुल हसन चौहान वाला भी जो एक्शन लिया है, नरेंद्र मोदी को जीरो पे बोल्ड आउट कर दिया उसकी पॉलिटिक्स ऑफ वॉर को? जहाँ तक इस वक्त जो रिज़ल्ट है उसके हिसाब से तो है, लेकिन जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मोदी के जो अज़ाइम हैं वो इलेक्शन जब तक हो नहीं जाते, आप समझ दें कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। वो एक डेस्परेशन सिचुएशन में चले गए हैं।
आपके एक साबिक वज़ीर दाखिला ने उस वक्त जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी और उन्होंने ये कहा था कि ईस्ट और वेस्ट से पाकिस्तान को शदीद खतरात लाक हैं, वो स्टेज आ चुकी है, आप उसमें हैं, उस वक्त आपकी बिल्कुल। और वो बात क्या थी, शायद वो बात आज हमें उसका एहसास हो रहा है। और चौधरी निसार ने नाज़रीन क्या कहा था, बात तो आपको प्रोग्राम में आखिर में चलते हुए सुनाते हैं कि मुल्क को बड़े खतरात लाहक क्या हैं, आइए देखते हैं। इस वक्त मैं जानता हूं, आप जानते हैं और 2-3 और लोग जानते हैं, जिसमें 2 फौज से हैं, 2 सिविलियंस हैं। मतलब जाहिर है हायरार्की में नाम किसी का नहीं लेते। इस वक्त मुल्क शदीद खतरात से दो चार है। ये 4-5 लोगों को पता है जिसमें मैं शामिल हूं।